न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां समाचारों के महत्व को बखूबी परिभाषित करती हैं। आज ही हिंदी पत्रकारिता के अध्याय की शुरुआत हुई थी, जो आज से लगभग 200 सालों का सफर तय कर लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें मुख्य घटनाक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे का आज है दूसरा दिन। बताएंगे आपको विस्तार से कि कौन कौन सी विकास परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले, और बिहार के बाद वो जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश कानपुर, वो भी आपको बताएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का भी आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह जो है वो पुंछ जाने वाले हैं। इसके साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो बताएंगे आपको कि कैसे ट्रंप को टैरिफ से राहत मिल गई है और क्यों यह राहत मिली है, ये भी आपको बताएंगे। और संवाददाताओं से भी लेंगे हम तमाम बड़ी अपडेट, बताएंगे आपको मौसम का हाल, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां और साथ ही होंगी कारोबार की सुर्खियां भी। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन। काराकाट में सड़क, रेल और बिजली से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को मिलेगा नया आयाम। आज प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गोवा में आज INS विक्रांत का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैनात शूरवीरों से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में BSF जवानों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से भी करेंगे बात। कल अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा पर की बैठक। और लातविया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत तमाम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की ओर से आतंकवादियों को सजा और टेरर फंडिंग रोकने की पुरजोर वकालत। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दूसरे दिन के साथ। आज बिहार में उनका है दूसरा दिन और कल प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन से की। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव का भी शुभारंभ किया। इस मॉडर्न टर्मिनल से बिहार की एयर कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने वाला है। इसके अलावा कई बड़ी आधारशिलाएं रखकर एविएशन से एनर्जी तक प्रधानमंत्री ने बिहार के बुनियादी ढांचे को नए रफ्तार दी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे, उन्होंने प्रदेश के विकास की नई दिशा दी थी। अब आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना फेज 2 की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड को 4 लेन को बनाने, वहीं वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग और रामनगर कच्ची दरगाह खंड को 6 लेन का बनाने और बक्सर और भरोली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उधर गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे के 4 लेन के निर्माण और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। इसके अलावा 1,330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोन नगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
तो आज बिहार को विकास की नई बयार मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन है, जहां कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को समर्पित करने वाले हैं और करीब 48,000 करोड़ रुपए की ये विकास परियोजनाएं हैं जो आज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें बिजली आपूर्ति से जुड़ी कुछ परियोजनाएं हैं, वहीं सड़क कनेक्टिविटी से भी जुड़ी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल बिहार दौरे के पहले दिन एयरपोर्ट से पटना इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और प्रधानमंत्री का काफिला जब बेली रोड से गुजरा तो लोगों ने फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो कुछ इस तरीके से बिहार वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जहां दोनों तरफ सड़कों पर जन सैलाब दिखा, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी साफ साफ डिजाइन और चित्रों में नजर आ रही थी और भारतीय वायु रक्षा प्रणाली के मिसाइलों के डिजाइन चित्र लोगों ने प्रदर्शित किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अब प्रधानमंत्री बिहार के बाद जाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां बुनियादी ढांचों को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। दरअसल कानपुर को आज मेट्रो और पावर प्लांट के अलावा रेलवे ब्रिज से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। अभी जो कानपुर मेट्रो है वो आईआईटी कानपुर से चलते हुए मोती झील तक आती है। अब ये मेट्रो मोती झील से आगे चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल तक जाएगी। तो यानी मेट्रो सेवा अब आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक होगी। 14 स्टेशन में से 5 नए भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे। कानपुर में अब आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक तकरीबन 16 किलोमीटर तक मेट्रो सेवा शुरू होगी। लोगों को 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है सफ़र करने में, लेकिन वो सफ़र अब 25 मिनट में पूरा हो जाएगा और उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 40 रुपये। तो ये किसी भी सार्वजनिक परिवहन के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब लग रहा है कि सही मानों में कानपुर का विकास हो गया है। अब कानपुर अच्छा लगने लगा है। अब बाहर के मेहमान जो आते हैं तो अच्छा लगता है कि कानपुर है ये। बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं बिगवान में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 40 एमएलडी उपचार संयंत्र केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें बहुत सारे 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर था, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं पुनः वापस आए, ये परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं। कानपुर के लिए इंफ्रा विकास से जुड़ी रेल और रोड की परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग शामिल होंगे। रोड परियोजनाओं में गौरैया पाली मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला और रक्षा गलियारे के तहत नरवाल मोड़ को कानपुर रक्षा नोड से जोड़ने के लिए सड़क के चौड़ीकरण का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है कानपुर के विकास की, वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसके लिए उन्होंने कई विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं कानपुर को दी हैं। 2024 के अंदर उन्होंने विशेष रूप से एक संकल्प लिया था कानपुर के विकास को लेकर, और वो संकल्प सिद्धि में बदलता नजर आ रहा है जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। न सिर्फ धरती पर आ रहे हैं बल्कि विकास की परियोजनाओं को पंख लगाते हुए आ रहे हैं। चाहे तापीय परियोजनाएं हों, चाहे मेट्रो सिटी के भूमिगत स्टेशंस की बात हो, माने हर प्रकार से सर्वांगीण विकास कानपुर का कैसे सुनिश्चित हो, और इस दिशा में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कानपुर की धरती पर आ रहे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 220 केवी सब स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 8 और इकोटेक 10 में 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 132 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। आयुष्मान वय बंधन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए जाएंगे।
कानपुर से शैलेंद्र और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और कानपुर का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। आइए अपने संवाददाताओं से अपडेट ले लेते हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। राजेश राज है काराकाट बिहार से, वहीं शैलेंद्र मिश्र कानपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश का रुख करेंगे। राजेश, आज बिहार दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और रोहतास जिला पूरा तैयार होगा कहीं ना कहीं। और जो एनटीपीसी की नबीनगर बिजली परियोजना की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार को ही नहीं दूसरे राज्यों को भी फायदा होने वाला है। आप बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो जहां पर काराकाट ये लोकसभा क्षेत्र आता है या विक्रमगंज है जहां पर हम खड़े हैं, ये पहले पुराना लोकसभा क्षेत्र विक्रमगंज हुआ करता था जिसका नाम बदलकर काराकाट कर दिया गया। और यह डिस्ट्रिक्ट जो है रोहतास है जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और झारखंड भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यानी कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों की सीमा जो है यहाँ आसपास में अगर हम देखें तो 70, 80, 100 किलोमीटर के रेडियस में लगती है, जिससे नवीनगर का जो सुपर थर्मल पावर है जिसके चरण 2 का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे, वो निश्चित तौर पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि तीनों राज्यों के लोगों के लिए एक हम कह सकते हैं कि बेहतरी का पैगाम लेकर आएगा। क्योंकि आपको याद हो कि अगर हम 2 दशक पहले अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो बिहार में सड़क और बिजली की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती थी कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा ये नहीं पता चलता था, और बिजली कब आएगी ये बिल्कुल पता नहीं होता था। कुछ घंटे निर्धारित किए होते थे कि सुबह में 1 घंटे, शाम में 2 घंटे, इस तरह से बिजली आती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो बिहार में बिजली संयंत्र का इस तरीके से जाल बिछा है कि हर हाल में अगर हम देखें तो 20 घंटे से ज़्यादा बिजली पूरे दिन और रात मिलाकर 20 घंटे से ऊपर बिजली जो है वो रहती है, सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में। और नबीनगर सुपर थर्मल पावर जिसका दूसरे चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, इसके निर्माण से विद्युत आपूर्ति में और भी पंख लगेंगे और जो आसपास के जिले हैं इन तमाम जिलों के लोगों को फायदा होगा। यह शाहाबाद रेंज है, शाहाबाद एक प्रमुख रेंज माना जाता है, बगल में आरा है जो भोजपुर जिला कहलाता है, और आसपास के जितने 10 जिले हैं उनको तो फायदे होंगे ही, झारखंड और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं, जो निश्चित तौर पर बिहार के विकास में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। और प्रधानमंत्री जिन दौरों के साथ पहुंचते हैं यहाँ पर कुछ न कुछ बिहार वासियों को पैगाम जरूर देते हैं। कल ही आपने देखा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जो टर्मिनल नया भवन बना, और इसके साथ ही जो पटना जिले के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कल्पना की गई है, इससे कहीं ना कहीं आसपास के जो देश हैं उनके लिए वहां पर फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। तो बिहार जो है रोडवेज के बाद अब एयरवेज और बिजली के मामले में भी समृद्ध होने वाला है। तो बुनियादी ढांचे में बिहार को कहीं ना कहीं बड़ी रफ्तार मिलने वाली है इन परियोजनाओं से। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हैं कानपुर से। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर आने वाले हैं। शैलेंद्र, यहाँ किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, और अगर यहाँ विकास परियोजनाएं की बात की जाए जो आज उत्तर प्रदेश के वासियों को मिलने वाली हैं, इसमें भी बिजली परियोजना है, मेट्रो परियोजना है, ये कैसे देशवासियों के लिए लाभान्वित करेंगी ये परियोजनाएं उनको, और कैसे ये देशवासियों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखें तो विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो आप देख रहे हैं, लखनऊ हो या ग्रेटर नोएडा हो या फिर कानपुर हो या बाकी शहर हो, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मेट्रो सेवा है उसका विस्तार हो रहा है। तो उसके अगले चरण के तहत हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत होगी जिसमें कुछ और इलाकों को शामिल किया जाएगा, और इसके बाद अगला फेज भी बन रहा है। तो किस तरह से विस्तार हो रहा है ये कानपुर इसकी एक गवाही देता है कि किस तरह से मेट्रो शहरों में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें या तो मेट्रो चल रही है, उसका विस्तार हो रहा है, या फिर आगे की प्लानिंग हो रही है। तो ये किस तरह से शहर के लोगों का जो आवागमन है
चूंकि जब किसी शहर में मेट्रो सेवा शुरू होती है, उसका विस्तार होता है जी। तो हम सार्वजनिक परिवहन पर देखते हैं कि बहुत फायदा होता है उसका, और लोगों की आवाजाही आसान होती है और उसका फायदा बाकी गतिविधियों में भी मिलता है जो आर्थिक गतिविधियां हैं। इसके साथ साथ तापीय परियोजनाएं हैं, तमाम छोटी बड़ी अन्य परियोजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को लेकर 47,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की या तो आज शुरुआत हो रही है या फिर शिलान्यास हो रहा है या फिर लोकार्पण हो रहा है। करीब 15 परियोजनाएं हैं छोटी बड़ी जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लोकार्पण करेंगे या फिर शिलान्यास करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम जानते हैं कि बहुत समय से ये प्रतीक्षा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर आएंगे और मेट्रो का जो दूसरा चरण है उसको जो पूरा हुआ है उसको एक तरह से कानपुर की जनता को समर्पित करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। और साथ ही साथ जो तापीय परियोजनाएं हैं 2 महत्वपूर्ण, आज उत्तर प्रदेश देखें तो उसके बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है और छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी जो बिजली है वो बहुत उसमें कटौती नाम मात्र की है ग्रामीण इलाकों में भी। तो ये उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है जिसका दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। तो उस दिशा में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं एक एक करके आकार लेती हुई नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और आज कानपुर उसका गवाह बनने जा रहा है। बिल्कुल, ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है और ये विकास की बेयार पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज कानपुर में इसकी मानगी देखने को मिलेगी। राजेश, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकला, बिहार वासियों का जोश जो है वो देखते ही बन रहा था। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कल जीत का मंत्र भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, क्योंकि जोश दिख रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा रोड शो पटना की सड़कों पर देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के युवा हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके हौसले जरूर बढ़े हैं। और आपने देखा कि 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक, जो एक लंबी जो है श्रृंखला के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ वो पहुंचे। सड़क के दोनों किनारे जो नौजवान थे, जो महिलाएं थी, वो कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए पलक पावरे बिछाए हुए थे। यहाँ प्रचंड गर्मी थी कल, और गर्मी के बावजूद सड़क के दोनों किनारे हाथों में फूल लिए हुए, ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स और बैनर्स लिए हुए लगातार प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए लोग इकट्ठा रहे। और रोड शो के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर गए और तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत करी, गुफ्तगू की। और ये माना जा रहा है कि बैठक जो थी वो क्लोज डोर थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर दिया होगा कि कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है और कैसे किला फतह करनी है। क्योंकि महासमर है और महासमर में सेनापति अपने सेना को आदेश जरूर दे रहे होंगे, उनके साथ मशविरा कर रहे होंगे कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का परचम लहराए और पहले के मुकाबले बीजेपी के सीटों की संख्या कैसे बढ़े। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर मार्गदर्शन अपना दिया होगा। और उस बैठक के बाद जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा, उनके पुत्र के रिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के शिरकत किया, वहां पर उनके पुत्र को आशीर्वाद देने का काम किया। तो एक सरकारी कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम और उसके बाद निहायत ही पारिवारिक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर बिहार वासियों को कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ एयरपोर्ट का तोहफा दिया, रोड शो में शामिल हुए, वहीं पारिवारिक समारोह में पहुंचकर भी उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया और एक बड़ा उससे मैसेज देने की भी कोशिश की है। और जहां तक बिहार के डेवलपमेंट की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पूर्वोदय के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, पूर्वोत्तर के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें और संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये कटा हुआ हिस्सा था। उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ है, लिहाजा विकास की किरण वहां जरूर पहुंची थी, लेकिन बिहार में
विकास की किरण जो थी वो झिलमिल ही दिखाई पड़ती थी। बिल्कुल राजेश, नेतृत्व में जिस तरीके से परियोजनाओं का जाल बिछाया जा रहा है, 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिजली संयंत्रों की पावर को बढ़ाया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का भी यही विजन है कि अगर राज्यों का विकास होगा, देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था को एक बड़ा पुश मिलेगा। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये पूरा हफ्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी रैली और तूफानी राज्यों के दौरे से जुड़ा हुआ रहा। गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, फिर सिक्किम हो, बिहार हो, अब उत्तर प्रदेश का कानपुर हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ तौर पर दिख रहा है कि राज्यों के विकास से ही देश, ये जो नया भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तभी सिद्धि तक ये पहुंच सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावना इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो देश का कोई हिस्सा विकास में पीछे न छूट जाए। पश्चिम भारत पहले से ही थोड़ा आगे है। आप देखें, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व के दौरे पर जाते हैं, अपने मंत्रियों को कहते हैं कि वहां जाकर रुके, और हमने देखा है कि 700 से ज़्यादा बार मंत्री गए हैं उत्तर पूर्व के दौरे पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, सिक्किम का दौरा, बिहार का दौरा, उत्तर प्रदेश का दौरा, पश्चिम बंगाल का दौरा, तो ये दिखाता है कि जितना संभव हो सकता है विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाते हैं। और ये उनकी एक शैली भी है, संवाद शैली जिसे कहते हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की एक संवाद शैली है कि वो जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता से संवाद करते हैं। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो या उत्तर पूर्व हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे करते हैं और जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से संवाद करते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र और राजेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पटना एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में नेपाल समेत देश और विदेश के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बिहार के लिए एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी पटना एयरपोर्ट का डेवलपमेंट। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उद्घाटन किया है, वहीं बिहटा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास भी पीएम मोदी के हाथों संपन्न हो चुका है। और हमारे साथ नागरिक जो विमानन मंत्री हैं राममोहन नायडू, वो अभी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। नायडू साहब, कैसे देखते हैं, यहाँ पर कोई ढंग का एयरपोर्ट नहीं था, जब हम उतरते थे तो लगता ही नहीं था कि ये एयरपोर्ट है, लेकिन एक फीलिंग वाला एयरपोर्ट जो है वो आपने तैयार किया है, कितनी बड़ी खुशी है। बहुत सालों से मांग थी कि जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे सिविल एविएशन का बढ़ता जा रहा है और पटना का जो एयरपोर्ट जो 2.3 मिलियन कैपेसिटी हैंडल करता है, लगभग 6 मिलियन तक वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो लोगों से बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे नया टर्मिनल बिल्डिंग बने। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे 1200 करोड़ लगाकर एक अच्छा सा टर्मिनल बिल्डिंग बनाया, उसी का उद्घाटन आज करने को मिला, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो महिलाएं या इससे इतना अच्छा बनाए, यहाँ पे पेंटिंग और एक मंजूषा आर्ट भी यहाँ पे हमने लगाया है और टिकुली कला भी है जो हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये सब जो भावना है कि हमारे विरासत को भी विकास के साथ जोड़ेंगे, ये संभव हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से। जयप्रकाश नारायण के नाम पर यह एयरपोर्ट है, जिनकी आंदोलन में बड़ी भूमिका रही। क्या ये उम्मीद की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ेंगी? काठमांडू के लिए पहले फ्लाइट चलती थी, वो बंद हो गई हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या? जरूर, आपने सही बात करी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज भी जाए। तो जिस तरह काठमांडू का चलता था, उसी की कोशिश हम करें कि जितना जल्दी हो सके ये पटना एयरपोर्ट से काठमांडू का भी हम शुरू करें। बहुत शुक्रिया सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में पटना से हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइटों की संख्या को बढ़ाएंगे। नेपाल काठमांडू जाने वाली जो फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, उसको भी शुरू करने की उम्मीद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जताई है। कैमरामैन मोंटी के साथ पटना एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। नया से विराम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और गोवा से इस समय बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत का दौरा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत पर होंगे। और आपको बता दें कि गोवा में समुद्र में तैनात है आईएनएस विक्रांत। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैनात नौसेना कर्मियों से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह के साथ नौसेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, और आज जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका दौरा करने वाले हैं, जहां नेवी के अधिकारियों और कर्मियों से बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर नॉर्दर्न अरब सागर में तैनात था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी की फॉरवर्ड तैनाती भी थी। इंडियन नेवी की तैनाती ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया था कि अगर पाकिस्तान ज्यादा तनाव बढ़ाता है और या फिर स्थिति को एस्केलेट करता है तो नेवी के निशाने पर सिर्फ उसके वॉरशिप ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जमीनी ठिकाने भी हैं। इसलिए इंडियन नेवी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत का दौरा करेंगे, और एक कैरियर पर आपको बता दें कि 30 एयरक्राफ्ट की क्षमता होती है। और आज नेवी ऑफिसर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनकी पीठ थपथपाएंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। गोवा में आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाने वाले हैं, क्योंकि गोवा में ही तैनात है ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत, जहां नौसेना प्रमुख भी होने वाले हैं और इंडियन नेवी ऑफिसर्स भी होंगे। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, और इसकी मौजूदगी थी ऑपरेशन सिंदूर में। अगर एक कैरियर की बात की जाए तो 30 एयरक्राफ्ट की क्षमता रखता है एक कैरियर, तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। यहाँ नौसेना प्रमुख भी मौजूद रहने वाले हैं, इसके साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ ऑफिसर्स भी मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ चुके हैं गोवा से। विशाल, महत्वपूर्ण दिन आज का गोवा के लिए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अलग अलग दौरों पर हमने देखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में रक्षा मंत्री ने सभी देशवासियों को बताया है। आज नेवी ऑफिसर्स से मिलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा भावना आपने, और मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऐसे में रक्षा मंत्री का आईएनएस विक्रांत पर यह पहला दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 9 बजे रक्षा मंत्री आईएनएस हंसा से उड़ान भरेंगे और ऑफ कोस्ट गोवा जो आईएनएस विक्रांत तैनात है वहां पर जाके करीब 1 घंटा वो वहां पर फ्लीट के साथ बिताएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आईएनएस विक्रांत को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने पर अरब सागर में उत्तरी भाग में तैनात कर दिया गया था, और कराची पोर्ट माफ कीजिए, पाकिस्तान का कराची पोर्ट आईएनएस विक्रांत के पूरे निशाने पे था, जिससे पाकिस्तान की पूरी जो रक्षा की नींव है वो सुरक्षा की नींव हिल गई थी। और ना सिर्फ कराची पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि पूरा पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत के निशाने पे था। ऐसे में आज जब रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे तो जाहिर सी बात है हौसला अफजाई तो होगी नौसेना कर्मियों की। उसके साथ साथ आज रक्षा मंत्री के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी होंगे,
वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ संजय जसजीत सिंह भी इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ होंगे। तो एक बिल्कुल साफ संदेश, हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। हमारा INS विक्रांत अब भी अरब सागर में तैनात है और पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई हरकत की तो उसके अंजाम भुगतने होंगे पाकिस्तान को। भावना। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता विशाल बैरिस्टो गोवा से जानकारी दे रहे थे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा का दौरा करने वाले हैं, जहां INS विक्रांत का वो दौरा करेंगे और वहीं नौसेना प्रमुख भी रहने वाले हैं, जहां नेवी ऑफिसर्स से मिलेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में नेवी ऑफिसर्स के साथ संवाद भी करेंगे और उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। सशस्त्र बलों में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जब दुश्मन के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा था तब 2 बहादुर नौसेना अधिकारी अपने तरीके से समुद्र का सीना चीरते हुए अपना योगदान दे रही थी। इस अनोखे कीर्तिमान ने पूरी दुनिया को भारत का मजबूत संदेश भेजा है। देखिए गोवा से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। नौसेना बैंड बजाते हुए और आसमान में हेलीकॉप्टरों के साथ भारतीय नौसेना पोत तारिणी के गोवा पहुंचने की घोषणा करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने INS वी तारिणी का झंडा हिलाकर फ्लैग इन किया और इसी के साथ ही नाविका सागर परिक्रमा 2 की 8 महीने लंबी यात्रा पूरी हुई, जिसे पिछले साल 2 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नाविका सागर परिक्रमा 2 के पूरा होने के साथ ही भारत ने देश में निर्मित पोत पर चौथा सफल मिशन पूरा किया। मिशन पूरा होने की घोषणा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने की। On October 2nd, 2024, we left Goa with lot of hope and courage for this expedition. And today, we stand here, alive and strong together. We flew our national flag and Indian Navy's flag at every sea and land across the earth. लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने समुद्र में सबसे दूर स्थित पॉइंट नीमो में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इस यात्रा में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने उनका पूरा साथ दिया। अपने मिशन के दौरान तारिणी के बहादुर जवानों ने विभिन्न देशों में संसदीय कार्यवाही में भी भाग लिया और भारतीय प्रवासियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। The world of the sea, it's the same planet, but it's a different whole world out there. I have seen the sea glow at night. The sky filled with galaxies, shooting stars, sheer darkness that brings the mind and body to peace. अपने स्वागत भाषण में रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिला शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला और कैसे दोनों युवा नौसेना अधिकारियों ने भारत को गौरवान्वित किया, इस पर भी रोशनी डाली। हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और POK में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने घोषणा की कि इस मिशन ने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय महिलाएं और भारतीय नौसेना क्या करने में सक्षम है। इस मौके पर दोनों वीरांगनाओं के परिवारजन भी मौजूद रहे। और मेरे ठीक पीछे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। 8 महीने का एक जबरदस्त रोमांचक सफर, 50,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जो कि 25,000 नॉटिकल माइल्स के बराबर है। वाकई में ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज गोवा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कल उन्होंने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में उपराज्यपाल, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारी भी मौजूद थे और अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी, आपको बता दें। अब अगर आज के दौरे की बात की जाए गृह मंत्री की, तो आज पुंछ का दौरा करने वाले हैं, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। पुंछ में ही अमित शाह BSF कैंप भी जाएंगे और जवानों से बातचीत करेंगे।
तो आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ का दौरा करेंगे। 2 दिन का दौरा है अमित शाह का जम्मू कश्मीर का। आज गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है, जहां बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे पुंछ में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप अपने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की, जो अपने साझेदार देशों में जाकर ये साफ संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान ने जिस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उसका फल अच्छा नहीं होगा और आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है उसका संदेश भी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का पोल खोल अभियान जारी है। पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए सरकार की ओर से जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया है, वो लगातार भारत के साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीतियों को पुरजोर तरीके से रख रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया के बोगोटा में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वर्दीधारी वरिष्ठ सैन्य और पुलिसकर्मी के शामिल होने की तस्वीर दिखाते हुए कि ये आतंकवादियों और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देने वालों के बीच मिलीभगत की सीमा को दर्शाती है। In fact, the next day there was a well-publicized funeral of one of the terrorists on the sanctions list. And you will be interested to see that that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them, and to provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds. प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा और तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कोलंबिया में गुरिल्ला युद्ध का सामना किया है, लेकिन भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, जो पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। Besides the issue of terrorism, which, as I said, there are fundamental differences. While you have faced some form of guerrilla warfare, which we have also encountered and continue to encounter in some parts of India, with what's called Naxalism or left-wing extremism. With Pakistan, we're facing a very different kind of terrorism. This is, as the image rightly illustrates, it's pure state-sponsored terrorism. And that is the distinction, that is the message we wanted to bring from the people of India to you, that we want to strengthen these cultural connections, we want to strengthen these economic connections, and we want to strengthen the mutual respect for the people of Colombia and India who have been victims and continue to be victims of terrorism. We also learned that Colombia is the second largest market for Indian two-wheelers outside of India. Most of our two-wheeler automobile brands, whether it is Bajaj, whether it is Hero, whether it is TVS, all of them are the favorite two-wheeler brands here in Colombia. India is the largest manufacturer of electric two-wheelers in the world. The relationship will only further strengthen, and of course, with Colombia's election to the Security Council, we hope it will be further strengthened by the understanding of the security challenges that India is facing in our immediate geography. इसी वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने किया। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने सफल बताया है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने कहा कि दल की ये यात्रा सफल रही है। अच्छी मीटिंग्स हुई,
पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई, थिंक टैंक से मिले, और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था, इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। और अब खबर सिक्किम से आ रही है। सिक्किम में मंगन जिले के चुंगथांग में एक हादसे में लापता 9 लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। चुंगथांग और मुंशीथांग के बीच गुरुवार रात को एक वाहन तीस्ता नदी में गिर गया। इसमें ड्राइवर के अलावा 10 यात्री सवार थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंगन के जिला कलेक्टर ने बताया है कि 2 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए गैंगटॉक भेज दिया गया है। सिक्किम में हादसा हुआ है, बचाव अभियान जारी है। मंगन जिले के चुंगथांग में अभी भी कई लोग लापता हैं। सेना, आईटीबीपी और पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। वाहन तीस्ता नदी में गिरने से ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा कहा जा रहा है इसको, और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां सभी टीमें वहां लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। 2 लोगों को इस समय रेस्क्यू किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने वॉशिंगटन डीसी में बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई इस बैठक में 21वीं सदी में भारत अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जरूरी कारकों पर बात हुई। इस दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग यानी कि G2G, शैक्षणिक भागीदारी और उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री और डिप्टी NSA पवन कपूर ने अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत की। इस दौरान रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी व्यापक बातचीत हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी अखबारों की सुर्खियां। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है जानने का अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो वो कौन सी मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज जगह मिली है? सुप्रभात भावना। अधिकतर समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो खबर प्रकाशित हुई है वो ट्रंप के टैरिफ पर कोर्ट की रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर वहां की अदालत ने रोक लगा दी है। इसे ट्रंप की आर्थिक नीति के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह फैसला सुनाया है कि आपातकालीन कानून के तहत जो शक्तियां मिली
हुई हैं, राष्ट्रपति को हर देश पर टैरिफ लगाने का वो अधिकार नहीं देती हैं। अब आगे क्या विकल्प है, इस पर बात की जाए तो फैसले के खिलाफ अपीलीय अदालत और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, और ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अपील करने का ऐलान भी किया है। और साथ साथ आपको बता दें कि एलन मस्क ने जो है ट्रंप प्रशासन के खर्च कटौती विभाग डोज डिपार्टमेंट से अलग होने का ऐलान किया है। मस्क ने गुरुवार सुबह एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया। एक अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उम्मीद जताई है कि एक दिन पीओके स्वयं कहेगा कि मैं भारत हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुद भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। पाकिस्तान के प्रति भारत के नीतिगत दृष्टिकोण को भी उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीति और प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया है, परिभाषित किया है, और पाकिस्तान के साथ संभावित जो वार्ता होगी वो आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होने वाली है। डिजिटल पैटर्न पर अब बीएसएफ जवानों की जो है नई वर्दी होगी। जी हां, अर्धसैनिक बलों के ड्रेस का नकल करने वाले लोगों के लिए एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर उन्होंने नकल की और बीएसएफ की जो ड्रेस है उसकी कॉपी करके पहनने की कोशिश की तो उन्हें सजा हो सकती है। उस डिज़ाइन की भी कॉपी नहीं की जा सकती है, ना ही कोई इसे पहन सकता है, ना सिलवा सकता है। अगर ऐसा करता है तो सीधे तौर पर वो गैरकानूनी होगा और सीधे उसको जेल हो सकती है। डिजिटल पैटर्न वाली अब ये कॉम्बैट ड्रेस होगी। नई वर्दी में 50% खाकी होगा, 45% हरी और 5% भूरे रंग का इसमें कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक फिल्म के पेज से ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में पौराणिक फिल्मों की बहार देखने को मिल सकती है। फिल्म प्रेमियों को रुपहले पर्दे पर हमेशा से ही लोकप्रिय रही हैं पौराणिक कहानियां। अलग अलग रूप में इन कहानियों को पेश किया जाता रहा है। धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत पर भी लगातार फिल्में बनती रही हैं, और ऐसे किरदारों को हमेशा, इन किरदारों का एक पहलू होता है और ऐसे किरदारों को हमेशा जो है लोग जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में जो हैं एक अलग छाप भी छोड़ती हैं दर्शकों के मन पर। और यही वजह है कि आज के दौर में भी बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक ऐसी फिल्में बनाने की में खास रुचि लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको पौराणिक कहानियों पर आधारित बहुत सारी फिल्में देखने को मिल सकती हैं, जिसमें हनुमान की दूसरी कड़ी में जय हनुमान भी है और भगवान हनुमान की भक्ति को इसमें एक अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। तो वहीं इस एक बार फिर कांतारा 2 का निर्माण हो रहा है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, और हम जानते हैं कि रामायण पर अब तक कई सारी फिल्में और टीवी सीरियल बने हैं, और रामायण की कहानी को भी अब आपको एक अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। एक साइबर क्राइम से जुड़ी खबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस हेल्पलाइन को मजबूती मिल रही है। पीड़ितों की शिकायत जल्द करके उसे फौरन कार्रवाई हो, इसके लिए लीज लाइन की संख्या बढ़ाई जा रही है। अधिकतर मामलों में लोग जब तक हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करते हैं तो उनसे ठगी गई रकम जो है वो देश के बाहर जा चुकी होती है। अब पीड़ितों की शिकायत पर साइबर ठगों के खातों को फ्रीज करने में तेजी लाने के लिए पुलिस एक योजना बना रही है। कनॉट प्लेस थाने की पहली मंजिल पर इस हेल्पलाइन का अत्याधुनिक जो है कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में ये कंट्रोल रूम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां अधिक से अधिक लीज लाइन बढ़ाने के अलावा कर्मचारी भी तैनात होंगे। अलग अलग जितने भी जो बैंक हैं उनके भी अधिकारी या फिर कोई ना कोई वॉलंटियर वहां पर मौजूद होगा, और त्वरित कार्रवाई की जा सके ताकि जो है जो आपका मनी है वो ट्रांसफर होने से रोकी जा सके। इसकी जो है तैयारी की जा रही है। तो अलग अलग फील्ड से, तमाम सारे समाचार पत्रों से आज के लिए बस इतना ही। भावना, शैला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो अखबारों के लिए है भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज से 199 साल पहले हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है आज इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उदंत मार्तंड जो अखबार है, हिंदी का पहला अखबार, वो आज से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो कलम के सिपाहियों को भी हमारा नमन है। और साथ साथ शैला, आपने इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक अखबारों के बनने से अलग अलग क्षेत्रों की खबरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखबार हमारी दिनचर्या का ऐसा अभिन्न अंग बन चुके हैं कि कई लोगों की सुबह की शुरुआत चाय और उनके पसंदीदा अखबार के साथ ही होती है।
हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत भी एक दिलचस्प कहानी की तरह ही है। आज ही के दिन 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां समाचार के महत्व को बखूबी परिभाषित करती हैं। हिंदी समाचार पत्रों में भारत ने पत्रकारिता को सशक्त करने के साथ ही समाज को साक्षर और शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कर हिंदी पत्रकारिता के अध्याय की शुरुआत की थी, जो आज लगभग 200 सालों का सफर तय करके लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदला, संवैधानिक आंदोलन में बदला और देश स्वाधीन हुआ। तो हम जब भी पत्रकारिता दिवस को याद करते हैं तो अपनी गंगोत्री को याद करते हैं, अपने मूल को याद करते हैं, अपने मूल की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस अखबार को कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन से शुरू किया था। इसका संपादन और प्रकाशन का काम पंडित जुगल किशोर शुक्ल खुद ही करते थे। उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही ये समाचार पत्र भारतीय पत्रकारिता में सूर्य के समान ही उभरा था। ये समाचार पत्र हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों को डाक के माध्यम से पहुंचाया जाता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ही उपयोग ज्यादा किया जाता था। उसने एक भारतीय पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। तो भारतीय भाषा में शुरू होना, भारतीय समाज के सरोकार के साथ शुरू होना, भारतीय समाज के सहयोग से शुरू होना, इस आधार पर मैं उदंत मार्तंड की एक तरीके से श्री गणेश हुआ नारद जयंती के उपलक्ष्य में, उसको मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। गुलाम भारत में जब ब्रिटिश सरकार के जुल्मों की खबरें लोगों तक पहुंचने से पहले रोक दी जाती थी, ऐसे समय में उदंत मार्तंड ने हिंदी भाषा में लोगों को सूचना पहुंचाने का काम किया। उस जमाने में इस पत्र को क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की दबाने वाली नीतियों के बारे में खुलकर लिखता था। हालांकि आर्थिक दबाव के कारण ये अखबार लंबी दूरी नहीं तय कर पाया और 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड ने सामाजिक सुधारों और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन 200 सालों में हमारे समाचार पत्रों ने प्रिंट से लेकर डिजिटल तक एक लंबी यात्रा तय की है। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। आज जो टीम हारेगी उसका इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में खेलेगी। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार हो रही मिक्स दिव्यांग खिलाड़ियों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। ये सीरीज जून-जुलाई में लॉर्ड्स सहित कई प्रतिष्ठित स्थलों पर खेली जाएगी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला बाधा दौड़ की नंबर 1 धाविका ज्योति याराजी, राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और नया सवेरा में आप देख लेते हैं मौसम का हाल। जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं केरल के तितली सफारी पार्क में, जहां रंग बिरंगी तितलियों की खूबसूरती देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो आइए प्रकृति से जुड़कर इन यादगार लम्हों का आप आनंद लीजिए और अब अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।